हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक ACCA F7 पेपर का बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे। तो हमारा कोर्स ऑलमोस्ट अब खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने वाला है और कोर्स को वाइंड अप करना है। तो अब मैं भी चाह रहा हूँ कि आप अब सब आई एक्सपेक्ट कि आप अपनी फॉर्म में है पूरा और पेपर के लिए पूरी तरह तैयार है, उसके साथ लड़ने के लिए और उसके साथ अच्छी तरीके से, मतलब लड़ना नहीं है बच्चों, अच्छी तरीके से नंबर पढ़ना है, नंबर लाने हैं और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन करना है। ठीक है, तो आज हम एक नई वीडियो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की शुरू करेंगे बच्चों। ये IAS है हमारा 40, तो आप लिख सकते हैं दिस इज IAS 40। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, मेरे साथ समझो बच्चों। एक लैंड या बिल्डिंग है, मान लो एक लैंड या बिल्डिंग है। इसको आपने जो है अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर, अगर आप इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो सर इसको तो हमें पता है, हमें कौन से टॉपिक की तरह हमारे को इसमें कैसे इसको ट्रीट करना है, अपनी अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो हमारे को पता है सर, हमारे को इसकी अकाउंटिंग करनी होती है IAS 16 के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के। बट बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक अलग पर्पस है जिसकी वजह से आप ये लैंड और बिल्डिंग होल्ड कर रहे हो। अब आप समझो, मान लो बच्चों आपने एक बिल्डिंग खरीदी और उसका आपका पर्पस है उससे रेंटल इनकम कमाने की। आपका पर्पस ये है कि आप इससे रेंटल इनकम कमाओ, ठीक है। या आपने एक बिल्डिंग खरीदी क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको बताया भाई यहाँ पे बिल्डिंग खरीद ले, अभी जो है इसकी प्रॉपर्टी के जो दाम है वो डबल हो जाएंगे। 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तेरे 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए कमा लेगा तू। तो इसको हम कहते हैं बच्चों कैपिटल अप्रिसिएशन। तो या तो आपने बिल्डिंग हो सकता है रेंट के लिए खरीदी हो या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए खरीदी हो। इस केस में बच्चों अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि इस बिल्डिंग की अकाउंटिंग एज पर IAS 16 नहीं होगी, इसकी अकाउंटिंग होगी एज पर IAS 40। क्या सर? अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट केस जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और हमारे को कहीं ना कहीं तंग करते हैं थोड़ा, वो भी देख लेते हैं। मान लो बच्चों एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें एक पेरेंट है और उसकी सब्सिडरी है। मान लो बच्चों पेरेंट ने ये प्रॉपर्टी ली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली और इस सब्सिडरी को दे दी रेंट पे, और यहाँ पे ये अपना हेड ऑफिस चलाता है। सब्सिडरी अपना हेड ऑफिस चलाती है इस बिल्डिंग में। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर हम दोनों हम इसकी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स बनाए, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो आप कहोगे सर इजी है, पेरेंट की बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और सब्सिडरी की बुक्स में IAS 16 है। बिल्कुल सही। बट जब हम बात करेंगे ग्रुप की, अगर मैं आपको कहूँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनानी है तो क्या करोगे बच्चों? कंसोलिडेशन में आप सोचो क्या हो रहा है। मानो दोनों एक ही एंटिटी है, अब एक एंटिटी के लिए इन्वेस्टमेंट और दूसरी के लिए वो तो हो नहीं सकता, तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये IAS 16 में ट्रीट होगी। मतलब जो हमारा पेरेंट है उससे खरीदी ही बिजनेस के लिए, क्योंकि भाई अब तो दोनों एक है। जब पेरेंट और सब्सिडरी एक है तो खरीदी भी और उसको उसको हेड ऑफिस की तरह चला रहा है, तो वहां पे हमारे को यही चीज समझ आती है कि ये प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज पर IAS 16। आई होप सो आपको ये वाली बात समझ आती हो। मानो बच्चों कोई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ओनर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी यूज करता है, अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज करता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, बिजनेस यूज, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है बिजनेस यूज के लिए। तो क्या करेंगे सर? वही करेंगे, क्या करेंगे? IAS 16 की तरह इसको ट्रीट करेंगे। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पेपर में भी आ जाते हैं, चीज आपको समझ के ढंग से करनी है। अब आप कहोगे सर हमारे को तो ये बताओ अकाउंटिंग कैसे करनी है। सर अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसकी अकाउंटिंग बताओ हमारे को। तो बच्चों इनिशियल मेजरमेंट तो इसकी होगी कॉस्ट। अगर मैं आपको बताऊं इसकी इनिशियल मेजरमेंट
भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मैं पेरेंट हूं मान लो, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी $10,000 की, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी $10,000 की, मैं इसको रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करूंगा? जो कॉस्ट है इसकी भाई $10,000 पे, तो यहां पे लिख लो कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट पे आपने इसको रिकॉर्ड करना है इनिशियली। बट अब अगर हम बात करते हैं हमारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो क्या होगा, ये है हमारा समझने वाला पॉइंट। बच्चों सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का केस है, अब आप मेरे को बताओ आपको करना क्या चाहिए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमारे पास दो तरीके की चीजें आ जाती हैं बच्चों। हमारा ये जो IAS 40 है ना, ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। ये क्या कहता है भाई, आप इसको ना कॉस्ट मॉडल की तरह भी चला सकते हो। अब ये कॉस्ट मॉडल क्या है सर? बेटा ये मैं पढ़ा चुका हूँ IAS 16 में बहुत विस्तार में। तो आपको अगर कॉस्ट मॉडल में कोई दिक्कत है तो आप IAS 16 देखिए। IAS 16 में मेरी वीडियोस में कॉस्ट मॉडल बड़ा ढंग से समझाया हुआ है मैंने। तो हमारा IAS 40 कहता है या तो सर आप इसको कॉस्ट मॉडल के अंदर होल्ड कर लो, इसको कॉस्ट पे कैरी करो, डेप्रिसिएशन लगाते जाओ जैसे IAS 16 में हम करते थे, या फिर फॉलो करो फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल, अब सर ये नई चीज है, ये एक नई चीज आ गई सर। बच्चों नई तो है बट आसान बहुत है। अब कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल के साथ, कुछ बोलते हैं कि ये रीवैल्यूएशन मॉडल की तरह है, बट आपको क्या बोलना है? नो नो नो, नहीं जी, नहीं जी, दिस इज नॉट अ रीवैल्यूएशन मॉडल, दिस इज अ फेयर वैल्यू मॉडल। हमारा IAS 40 कहता है भाई साहब रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है ये फेयर वैल्यू मॉडल है। अब फेयर वैल्यू मॉडल की अकाउंटिंग एक अलग तरीके से करी जाती है, जो हमारा IAS 40 विस्तार में बताएगा, और जो बिल्कुल भी विस्तार नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके लिए तो ये बहुत सिंपल कर दिया गया है। तो देखिए मेरे साथ, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर होल्ड करते हैं तो सबसे पहली चीज, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, देयर वुड बी नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एसेट इज रीवैल्यूड, एसेट इज रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। एसेट इज रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। एसेट को रीवैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पर एट ईच रिपोर्टिंग डेट, और इस पे जो गेन और लॉस होगा वो जाएगा P&L में, और दोनों गेन हो या लॉस हो दोनों जाएगा P&L में, OCI में नहीं जाएगा। OCI में नहीं जाएगा बच्चों, लिख लेना, OCI में ये गेन नहीं जाएगा। अब यहां पे भी लिख लो थोड़ा सा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बच्चों अभी आप टेंशन मत लो, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं थोड़ा बहुत एक एग्जांपल दूंगा अभी आपको, जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी मेरे साथ एक बार लिख लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बाय IAS 40 if the company wants to follow cost model। ठीक है जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी अगर कंपनी को कॉस्ट मॉडल यूज करना है। Therefore, company have a choice। Company have a choice। बच्चों हैंडराइटिंग बहुत खराब है, हैंडराइटिंग को इग्नोर कर दो, बाकी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, अब मैं इसका एक फेयर वैल्यू मॉडल का एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। बच्चों मान लो 1 जनवरी के दिन मैंने एक एसेट खरीदा $10,000 का, 31 दिसंबर हमारा रिपोर्टिंग डेट है, ये हमारी रिपोर्टिंग डेट है। ठीक है,
भाई 31 दिसंबर रिपोर्टिंग डेट है और इस दिन मान लो इसकी फेयर वैल्यू हो जाती है $11,000। तो हमारे को क्या करना है भाई, बहुत सिंपल है, हमारे को ना इस एसेट को लेकर जाना है 11,000 पे। और अब सर इसको 11,000 पे लेकर जाएंगे तो 1,000 का एक गेन आएगा, बुक्स में 1,000 का गेन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। और इसको लेकर चले जाना है हमारे को पीएनएल अकाउंट, इस गेन को सीधा लेकर चले जाना पीएनएल अकाउंट में, तो चीजें आपको हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपके लिए तो बहुत आसान है बच्चों, टेंशन लेने की कोई नीड है ही नहीं। अब देखो मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, ट्रांसफर्स फ्रॉम एंड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फ्रॉम एंड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई अगर कोई ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब भाई मैं एक प्रॉपर्टी होल्ड करता था IAS 16 के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं इसको लेकर जा रहा हूँ IAS 40 में। IAS 16 पे मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी कॉस्ट मॉडल के अंदर फॉलो करता था, अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ IAS 40 में। अब मैं इस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज नहीं करूंगा, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो क्या होगा, अब वो चीजें हमारे को देखनी है बच्चों। तो पहला केस मेरे साथ लिखो, IAS 16 कॉस्ट मॉडल से इसको हम लेकर कहां जा रहे हैं, इसको हम कहां लेकर जाएंगे, IAS 40। कौन सा मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल। भाई इसको हमने फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर जाना है, तो क्या करेंगे सर, सोचो सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ। डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन क्या क्या चीजें होंगी। भाई IAS 16 में आपने इसको कॉस्ट मॉडल के अंदर होल्ड कर रखा है, तो कॉस्ट मॉडल पे आपकी इस दिन के आपका एक कैरिंग वैल्यू आ रही होगी, बुक्स में कैरिंग वैल्यू आ रही होगी, वर्सेस आज के दिन की फेयर वैल्यू, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन की फेयर वैल्यू। अब कैरिंग वैल्यू से जा रहा है ये फेयर वैल्यू पे, तो इन दोनों में हो सकता है कोई डिफरेंस है, इन दोनों में हो सकता है कोई डिफरेंस है बच्चों। अगर इसमें डिफरेंस में कोई गेन आता है, मानो आप कॉस्ट आपकी थी 10,000 की और फेयर वैल्यू 11,000 की थी, तो ये गेन आएगा। भाई अब आपकी बुक्स में ये एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे 11,000 का कैरी ऑन होगा, तो एक गेन $1,000 का आया, ये गेन कहाँ जाएगा बच्चों, ये गेन जाएगा आपका OCI में, ध्यान रखना। अब सर ऐसा क्यों बच्चों, समझो IAS 16 से एक प्रॉपर्टी जा रही है IAS 40। अब अगर मैं इसका गेन PNL में ले जाऊं ना, तो ये ना थोड़ी सी वायलेशन हो जाती है किसकी, IAS 16। भाई IAS 16 कहता है जो भी रिवैल्यूएशन पे गेन्स है कुछ भी है वो लेकर जाएंगे OCI। अब हम एक IAS 16 को, आज IAS 16 था अब IAS 40 हो रहा है, बट IAS 16 से वो कैरी ऑन हुआ है, तो हमारा जो IAS है, हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये गेन ना आज के दिन का, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन का गेन तो जाना चाहिए OCI में, और लॉस कोई है तो वो PNL में डाल दीजिए, कोई लॉस है तो उसको डाल दो PNL में बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, IAS 16 से ये जा रहा है IAS 40 में, कॉस्ट मॉडल, और यहां पे भी ये है कॉस्ट मॉडल में। तो अब क्या होगा, क्या होगा भाई, यहां पे तो आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, एक कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, इसी पे ही एसेट को कैरी करना है, इसी पे ही एसेट को कैरी करना है, कैरिंग अमाउंट पे ही एसेट को कैरी करते रहेंगे। भाई फेयर वैल्यू की तो बात ही नहीं आई, फेयर वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं आई, IAS 40 के कॉस्ट मॉडल में ही लेकर जा रहे हैं, तो कॉस्ट मॉडल तो IAS 16 की तरह ही चलेगा, तो जो कैरिंग अमाउंट IAS 16 में आ रही है वो ही उस दिन की IAS 40 में मान ली जाएगी, दैट्स इट। और देख लेते हैं, तो
इसमें बेसिकली आपके जो मोटे मोटे केसेस बनते हैं वो यही केस बनते हैं बच्चों। आई होप सो आपको ये चीज़ें तो समझ आई होंगी। बाकी आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए तैयार रहूँगा बच्चों, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बस फोकस रखिएगा कि हमारे को चीज़ें समझनी है और उसके साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो तो यहीं तक रखेंगे। बाकी आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी वीडियोस आएंगी बच्चों, आपका बहुत फायदा करवाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।